मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी विषय यूँ तो हमारे क्षेत्र में एक बच्चे की मातृभाषा ही होती है, लेकिन इस विषय में महारत हासिल कर पाना बहुत टेढ़ी खीर भी माना जाता है और यूँ माना जाता है कि हिंदी मार्किंग जैसा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें महारत बहुत मुश्किल है। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज मंथन प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट से हमारे बच्चे सवाल पूछें कि हिंदी भाषा में किस प्रकार की उनको समस्या आती है, कैसे बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए, आपको किस तरह की परेशानियां फेस करते हैं। तो मैं चाहूँगा बेटा आप क्वेश्चन पूछें सर से। अरविंद सर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे जीवन में हिंदी की क्या उपयोगिता है। जैसा कि अभी आपने पूछा है कि हिंदी की उपयोगिता क्या है, तो ये हम इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्य की दृष्टि से, दूसरा हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि हम सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारी संस्कृति को जीवंत रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जिस प्रकार से शरीर बिना आत्मा के निर्जीव रहता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से संस्कृति के बिना जीवित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा राष्ट्र विश्व संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को रखता है, विश्व गुरु के स्थान पर यह आसीन रहा है। तो ये केवल हमारी श्रेष्ठ संस्कृति के कारण है और श्रेष्ठ संस्कृति हमारी से हिंदी भाषा के कारण है। यदि हम बात करें कि बिना अपनी मातृभाषा के व्यक्ति या राष्ट्र की उन्नति की कल्पना करना, ये केवल क्या है, निरर्थक है, बेकार है। कहा भी है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा के ज्ञान से मिटे नहीं है को सूल। आप जानते हैं हमारी इस संस्कृति की लगाम को बड़े बड़े तत्व चिंतक और मनीषियों ने आगे बढ़ाया है, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, प्रेमचंद हैं। तो इन्होंने हमारी जो संस्कृति का जो मूल आधार है, तत्व है, उस तत्व को बताया है और उसके आधार पर हम अपना जो जीवन है उस जीवन को कैसे जी सकते हैं। हमारी जो एक अच्छी समाज की जो कल्पना है, उस कल्पना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में व्यक्त किया है। तो ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने के आधार है। विश्व संस्कृति से जब हम अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो हमारी संस्कृति के जीवन मूल्य उनसे बहुत ऊंचे पाते हैं। अब हम बात करें दूसरे दृष्टिकोण से, हिंदी की हमारी क्या उपयोगिता है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज विश्व में सर्वाधिक जो भाषाएं बोली जाती है उनमें हिंदी, यदि यह कहें कि सबसे जो अच्छी भाषाएं हम कहें टॉप 3 में, तो हमारी हिंदी भाषा का नाम आता है। और क्यों आता है? क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर भारतीय नागरिक नहीं रहते, वहां भी इस भाषा को बोली जाती है। और वहां पर भी क्योंकि मार्केट जो विश्व व्यापार है, वो विश्व व्यापार के आधार पर उन देशों को भी भारत में अपना उपनिवेश करना होता है। तो इस दृष्टि से वो देश भी हमारी भाषा को धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये भाषा हमारे लिए उपयोगी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस भाषा में बहुत बड़ा हमारे लिए उपयोगी है। अब हम बात करें कि ये जो मंथन कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्र के नागरिकों के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये विद्यार्थियों के लिए भी है। तो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से हमारी ये भाषा उपयोगी है, तो इसमें जिस प्रकार से साइंस में, वाणिज्य संकाय में बहुत सारे भविष्य निर्माण के जो सुनहरे अवसर उपलब्ध हैं, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी है, जिनमें आप जानते हैं कि यदि हम अध्यापन क्षेत्र में लें और RAS IAS प्रशासनिक सेवाओं में लें, तो सब चीज में, सब जगह पर, सब स्थान पर हिंदी भाषा की उपयोगिता सिद्ध होती है। हम हिंदी के अध्यापक इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से अन्य सभी विषयों में बहुत सारे भविष्य के सुनहरे सुखद अनुभव हैं या सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, उसी प्रकार से हिंदी में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है, ऐसा हम विचार। क्यों सर इस बारे में? बिल्कुल अरविंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, दोनों ही सेक्टर्स में हिंदी के लिए कई सारे आयाम खुले हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी
न्यूज़ चैनल का संपादक बन जाइए, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर बन जाइए, चीफ रिपोर्टर बन जाइए। तो उस क्षेत्र में कई सारे ऑप्शन खुले हुए हैं हमारे लिए। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिएगा आप, सारे एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी से आते हैं। मानी हिंदी के लिए विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कहीं किसी क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मेरा कहना तो यही है कि चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से बात की जाए या आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, दोनों ही दृष्टियों से हिंदी भाषा का विशेष महत्व था, है और रहेगा। मैं ये कहूँ कि अगर भारतीय संस्कृति अगर जिंदा है तो वो केवल हिंदी के कंधों पर ही है। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा समझाया। हिंदी की उपयोगिता आपने जो बताई है कि सांस्कृतिक, इस पूरी हमारे देश की संस्कृति को इसी से जाना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत अच्छे सुनहरे अवसर हैं। और मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी विषय में अगर महारत हासिल करता हो तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की किसी प्रकार से कमी नहीं होती। चाहे कोचिंग सेक्टर में वह जाए, चाहे रिसर्च फील्ड में जाए, चाहे हिंदी के साहित्य में साहित्यकार बने, कुछ भी करे, अगर किसी भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ है तो भाषा पर अच्छी पकड़ होने से एक बच्चे को राजनेता बनने का गुण भी आता है। अगर वह शब्दों का चयन अच्छा करे तो अपना करियर जो है वो पॉलिटिक्स में भी अपना करियर अच्छा चुन सकता है। अगर किसी विषय पर अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि अपन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और मेजॉरिटी जो है लोग समझने वाले जो हैं वो हिंदी भाषी ही हैं, तो अगर आप में राजनेता बनने की काबिलियत अगर है तो आप निश्चित रूप से उस विद्यार्थी को अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी और स्पेशली हिंदी भाषा पर। मेरा नाम कशिश गुप्ता, क्लास 12। मेरा प्रश्न प्रमोद जी सर से ये है कि विद्यार्थी हिंदी विषय में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकता है। बिल्कुल कशिश, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हिंदी विषय पर अच्छी पकड़ रखने के लिए सर्वप्रथम उसको व्याकरण में अच्छे अंक लाना आवश्यक है। व्याकरण में उसको जो प्रारंभिक टॉपिक है, आपके संधि हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, आपके पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, निबंध हैं, ज्ञापन हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, इन सभी चीज़ों पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे उसकी व्याकरण पूरी तरह से कवर की जा सकती है। उससे वह अच्छे अंक ला सकता है और अच्छी पकड़ कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसको लेखन पद्धति उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की अगर लेखन पद्धति अच्छी होगी तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। लेखन पद्धति को मजबूत करने के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने के लिए हमें साहित्य की ओर जाना पड़ता है, और साहित्य में आप देखिए पुराने जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद, दिनकर जी हैं, गुप्त जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ऐसे बड़े बड़े कवि और कवित्रियों को हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी लिखने की और समझने की और सोचने की क्षमता है वो विस्तारित होती चली जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। और बिल्कुल अच्छा समझाया सर आपने। मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उस विषय का शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं उसका, अगर उसका शब्दकोश अच्छा नहीं है एक बच्चे का, तो वह उस विषय पर अच्छी पकड़ नहीं रख सकता। तो जो भी पर्यायवाची शब्द, आपका शब्दकोश का भंडार जितना अच्छा होगा, आप शब्दों का चयन भी उतना ही अच्छा कर पाओगे। और भाषा पर पकड़ बनाने के लिए तो ग्रामर का ज़रूरी होना जो है ही, इसके अलावा उन टीचरों का भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है जो उस लेवल के हिंदी विषय को समझाने वाले हो। आज देखने को प्राय यह मिलता है कि हिंदी विषय के विद्वान शिक्षकों का अभाव सा आ गया है। इवन अब अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे हिंदी में ऐसे कवि नहीं हैं जो अपनी कविता को बहुत अच्छे लेवल से जिस हिसाब से अपन पुरातन कवियों को देखते रहे हैं। तो और एक चीज़ और है, हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केवल आपको हिंदी विषय ही मजबूत होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको जो क्षेत्रीय भाषा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेखकों ने अवधि में और अपनी निज भाषाओं में अपनी पद्य रचनाएं दी हैं, तो अन्य भाषाओं का ज्ञान भी हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान भी होना जरूरी है। जैसे महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी जो पूरी रचना की है वह अवधी भाषा में की है, वह तो हिंदी नहीं है, फिर भी वो अपन हिंदी में पढ़ते हैं। तो आपको क्षेत्रीय भाषाओं का भी समृद्ध ज्ञान होना चाहिए। मैं यश गुप्ता अवधी सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय में अच्छे अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे पहले पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वह आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपका जो बोर्ड पेपर होता है वो मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है उसका पठन, दूसरे नंबर पर होता है उसका लेखन, तीसरे नंबर पर होती है उसकी व्याकरण और चौथे नंबर पर होता है उसका साहित्य। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें
पठन की, तो पठन के अंतर्गत अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ पर एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़कर ये आकलन कर लेता है ये बालक 100 मार्क्स डिजर्व करता है या नहीं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि अपठित, इसका मतलब ये तय है कि वो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि बोर्ड के पिछले साल के जो 10 साल के पेपर हैं, पुराने जो पेपर्स हैं, जो मॉडल पेपर्स बोर्ड ने दे रखे हैं, उनका आप अच्छे से अध्ययन करें। उनमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप संबंधित टीचर से संपर्क करें। ऐसा करने से आपका जो पहला जो पेपर का जो कंसेप्ट है पठन का, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात करें हम, मेरी यहाँ पर दूसरे स्थान पर या दूसरे पार्ट में कौन सा क्वेश्चन पेपर में क्या हल करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मेरी राय यहाँ पर अलग है। मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि पठन के बाद बच्चे को व्याकरण पर आना चाहिए। हालांकि पेपर में व्याकरण तीसरे नंबर पर होता है, पठन के बाद व्याकरण में आने का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्याकरण में बिल्कुल मैथ्स की तरह मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका 10 नंबर 12 नंबर जो भी व्याकरण में पूछे जाते हैं, अगर आपका वह क्लियर है तो आपके 3rd और 4th जो आपका साहित्य का है और जो आपका लेखन का है, वहाँ पर एग्जामिनर की जो थ्योरी है आपको लेकर के ये बन जाती है कि उसने पठन में और इसने व्याकरण में जब अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो ये बालक निश्चित रूप से एक बढ़िया कैलिबर का बालक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो बात आती है आपके साहित्य की। साहित्य में चूंकि गद्य और पद्य दोनों का योगदान होता है, दोनों का मिला हुआ रूप होता है और वो हर बच्चे का अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होता है। तो चूंकि गद्य और पद्य के पाठ अगर आपके क्लियर हैं, विशेषकर आप गद्य और पद्य में इस बात का ध्यान रखें कि किताब की पंक्तियाँ आपकी क्लियर हो। आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ किताब के किस भाग से हैं, किस पार्ट से ली गई हैं, लेखक कौन है, ये फलान ये पंक्ति किस कवि की है, ये आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और चौथा भाग जो कि पेपर में तो होता है दूसरे नंबर पर, लेकिन आपको करना है सबसे लास्ट में, वो होता है पत्र और निबंध, जिसको अपन लेखन बोलते हैं। इसके अंतर्गत पत्र में और निबंध में आपको साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्राय ये सुनने में आता है कि लोगों की धारणा है कि निबंध में ज़्यादा लिखना चाहिए, शब्द सीमा को पार कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप सटीक शब्दों का चयन करते हुए निबंध और पत्र लिखेंगे, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से हिंदी भाषा में 100 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसमें अवधि जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि किसी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए सब्जेक्ट पर पकड़ तो मजबूत होनी ही चाहिए। आपको जाना जा रहा है आपकी कॉपी से, आपकी लेखनी कैसी है, आपने लिखा है वह अच्छे शब्दों का चयन किया है या नहीं किया है, आपने जिन शब्दों का चयन किया है कहीं शब्द सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया है, क्या आपने साहित्यिक शब्दों का उपयोग किया है। बहुत अच्छा समझाया अवधेश जी आपने। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी विषय में जब हमारे टाइम पर अंकों का जब आकलन होता था तो सामान्यतः अंक 60% अगर अंक प्राप्त हो जाते थे तो बहुत अच्छे माने जाते थे उस समय, और इस समय में बहुत अंतर आ गया है। अब बच्चे बिल्कुल टू दी पॉइंट अध्ययन करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, शब्द सीमा का भी ध्यान रखने लगे और ग्रामेटिकली रूप से भी बहुत मैच्योर हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि मैन टू मैन आपकी कॉपी पे भी वेरिएशन आता है कि आपकी मार्किंग करने वाला व्यक्ति भाषा की कितनी बड़ी पकड़ रखता है। अगर वह भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रखता है तो वह आपकी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करेगा और हर छोटी से छोटी बात पर उस पर गोला लगाएगा। तो कई बार प्राय देखने में आता है कि कुछ बच्चों के अंक बहुत अच्छे आ जाते हैं और उसी लौट की अगर कॉपियाँ दूसरी जगह चली जाती हैं तो उसके अंक कम रह जाते हैं। तो मेरा मानना है इसमें वजह ये है कि जो हिंदी का जो ज्ञाता होता है वह एक एक चीज़ को बारीकी से देखता है। और अगर ये सौभाग्य की बात है कि अगर आपको सामान्य वे में कॉपी चेक करने वाला मिल जाता है, लीनेंट मार्किंग वाला मिल जाता है, दैट इज़ अदर थिंग। बाकी अगर आपको हिंदी विषय में 100 मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल प्रेसाइसली हर चीज़ को परिशुद्ध लिखना होगा और हर चीज़ क्लियर करनी होगी और शब्द सीमा का भी उल्लंघन नहीं करना होगा। मेरा नाम लक्ष्य पारीक है। जिस प्रकार अवधेश सर ने एवं उमेश सर ने हमें ये बताया कि हमारी हिंदी भाषा में अच्छे अंक के लिए लेखन शैली समृद्ध होनी चाहिए, तो अरविंद सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि
हम हमारी लेखन शैली को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं, उसमें उसको साहित्यिक किस प्रकार बना सकते हैं, हमारी लेखन शैली का सौंदर्यीकरण हम किस प्रकार से साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उसका सौंदर्यीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, उस पर एक बार आप प्रकाश डालिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए हम जो भाषा के सौंदर्यीकरण के जो आधार हैं, लोकोक्ति, मुहावरे हैं तथा अलंकार और छंद है, इनकी सहायता से हम अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा, जब हम अपनी भाषा को लिखें तो उसमें संदर्भ ग्रंथ का प्रयोग करें, अर्थात जिस विषय वस्तु को हम व्यक्त कर रहे हैं उससे संबंधित यदि कोई सुप्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध यदि कोई बात है तो उसको हम संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं कि गांधी जी जब चरखे की खोज में भटक रहे थे तो उनको एक बहन गंगाबाई मिली और गांधी जी ने कहा कि गंगाबाई ने कहा कि जिस तरीके मैं चरखे की उसी तरीके से खोज करूंगी जिस प्रकार से दमयंती ने नल की खोज की थी। ये कम शब्दों में बहुत बड़े भाव को व्यक्त करने का आधार है। जो हिंदी का विशेषज्ञ जब आपकी पुस्तक को, उत्तर पुस्तिका को पढ़ेगा तो वो कम शब्दों में बहुत सारी बात को सहज रूप से समझ जाएगा। दूसरी बात, भाषा को साहित्यिक बनाने के लिए हम हिंदी समाचार हैं और समाचार पत्र हैं, ये तो हम सहज रूप से पढ़ते रहें तो उनसे हमें नए नए शब्द प्राप्त होंगे। और इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो हिंदी शब्दकोश है, शब्द भंडार है, उसमें से 10 नए शब्द हम सीखें और उनको अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। यदि हम अनवरत ऐसा करते रहे तो अपने आप ही हमारी जो भाषा है वो साहित्यिक बन जाएगी। साहित्यिक भाषा में कुछ नहीं है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उनके स्थान पर उन पर्यायवाची शब्दों का हम प्रयोग करें जो बोलचाल में कम प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यदि उन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो अपने आप ही हमारी भाषा साहित्यिक हो जाएगी और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अरविंद सर, मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम में निबंध आया ताजमहल पर, किसी ऐतिहासिक स्थल पर आपको लिखना है, तो 3 बालक हैं जो एक लाइन इस निबंध में लिख रहे हैं और तीनों बालक अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। एक बालक लिख रहा है कि वहाँ यमुना का साफ पानी बह रहा था, दूसरा बालक इसी बात को इस तरह से लिख रहा है, वहाँ यमुना का निर्मल नीर प्रवाहित हो रहा था, और तीसरा बालक इसी बात को इस तरह से लिख रहा है, वहाँ कालिंदी का स्वच्छ जल कलकल का शोर कर रहा था। तो बात वही है, केवल भाषा में प्रभावोत्पादकता आ गई है, चमत्कार आ गया है। यही है केवल शब्दों का चयन, इसी से भाषा में प्रभावोत्पादकता आ जाती है, भाषा सुंदर हो जाती है। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि किसी भी विषय को समझ रखने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में वह इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप वह नहीं कर पाओगे, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उसमें वक्त व्यतीत करोगे, उसकी चीज़ों को समझोगे और उसमें क्या कुछ नया कर सकते हैं वह आप निश्चित रूप से करोगे। और जो आपके पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको जब कभी भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दो तो आप उन सर से यह जरूर डिस्कशन करो कि इसको मैं और प्रभावी ढंग से कैसे ले सकता था। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट विल मेक यू परफेक्ट। सर, आज के इस विज्ञान युग में सर हम ये देखते हैं कि वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी भाषा विषयों पर अधिक ध्यान न दे करके अपने मुख्य विषयों पर ध्यान देते हैं, जिससे अंत में जाकर के उनकी परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सर, कहाँ तक ये बात सही है कि हम हमारे भाषा विषयों जैसे कि हिंदी तथा इंग्लिश विषयों को अंत में जाकर के तैयार करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रकार की मानसिकता कहाँ तक सही है? इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा। मैं 15 वर्ष से हिंदी विषय को देख रहा हूँ, क्योंकि DS साइंस एकेडमी में मुख्य रूप से एक बालक IITs मेडिकल के लिए अध्ययन करने के लिए आता है, और जब वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो हिंदी विषय उसके लिए उतना मायने नहीं रखता, वो उसका करियर मेकिंग सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने उस महती जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से बखूबी से निभाया है।
हमारे टीचर्स इस हिसाब से उस सब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, पर डे इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनको घर पर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। और 99% विद्यार्थी, आप ताज्जुब करोगे, 99% विद्यार्थी एग्जाम से 15 दिन पहले तक हिंदी को केवल क्लास में ही पढ़ते हैं, और जब रिजल्ट उनका आ रहा होता है तो आप सोचो कि राजस्थान की पहली मेरिट से लेकर के 10वीं मेरिट तक डीएस ने दी है, तो उसमें हिंदी विषयों में से 100 अंक वो बालक लाए हैं। तो यह निर्भर करता है कि आपके पढ़ाने वाले टीचर्स, क्योंकि वह भी इस महती जिम्मेदारी को समझते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी IITs के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनको कैसे अच्छे अंक दिलवाया जाए, तो वह उपयोगी सामग्री को पर डे लिखाना, याद कराना, क्लास में ही सब कुछ करा देना, तो यह एक परंपरा रही है। तो मेरा यह मानना है कि कंपटीशन करने वाला विद्यार्थी भी हिंदी विषय में बहुत अच्छे अंक, बहुत कम समय देते हुए भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।